हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के सर। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फंड रेजिंग एंड कैपिटल बजटिंग। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ा होता है और मार्क्स भी बड़े होते हैं। सो आज हम PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को अप्रैल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये रहा। सो केसेस इन फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है TYBBS सेमेस्टर 6 वाला, उसमें 50 मार्क का पेपर, जिसमें 20 मार्क का ये अकेला क्वेश्चन। भाई 50 मार्क में पासिंग कितना होता है? 20। मतलब ये क्वेश्चन बोले तो पास। ठीक है, ये एक अकेला क्वेश्चन ही पास कर देगा, इतना मस्त क्वेश्चन है। एंड सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, दैट इज द बिगेस्ट गेम। तो ऑप्शन ही नहीं है अपने को पास होने के लिए। ये क्वेश्चन है और ये कंपल्सरी है, तो ये करना ही करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, श्रीराम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी फॉर अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ओके, इन्होंने सोचा कि अपने नया मशीनरी बाय करना है। बाकी स्टोरी देते हो थोड़ी सी चिपका के, अपने को मुद्दे की बात मशीनरी लेना है। आफ्टर द स्क्रूटिनी ऑफ द प्रपोजल, 2 अल्टरनेटिव मशीन्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। सो बच्चों, टेक्निकल एक्सपर्ट ने उनको 2 ऑप्शन दे दिए, मशीन ए या मशीन बी आपके लिए बेटर रहेगा। अब हमें फाइनेंस के पॉइंट से सोचना है। सो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन ईच मशीन इज 5 लाख रुपीज। दोनों मशीन की कीमत भी सेम है। ओके, दोनों मशीन का कॉस्ट 5 लाख रुपए से। अभी फाइनली नेट कैश फ्लो दिया हुआ है आफ्टर टैक्स इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो अगले 5 साल का वो मशीन हम यूज करेंगे, मशीन यूज करके बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन वो सेल करेंगे, उससे पैसा आएगा। तो अगले 5 साल का नेट कैश फ्लो हमें दिया हुआ है। तो कंपनी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% इज एज फॉलोज। और 10% के अगले 5 साल की वैल्यू दी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर जिसे हम बोलते हैं 1/1.10, ये करके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है वो दे दिया है उन्होंने। वो ₹1 के हिसाब से 10% के कंसिडर करते हुए जो डिस्काउंटिंग रेट क्या आएगा वो दे दिया है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, एज अ फाइनेंस मैनेजर evaluate the above project under the following methods। तो बच्चों, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हमें कुछ प्रोजेक्ट दिए, मतलब ये जो 2 प्रपोजल है, ये 2 प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए हमें कंक्लूजन निकाल डिफरेंट मेथड का यूज करके देखना है कि कौन सा बेटर है। पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट ऑफ 10%। सो आल्सो गिव योर ओपिनियन ऑन द मैनेजमेंट अबाउट द ऑप्शन विच फाइनेंशियली मोर प्रेफरेबल। तो हर मेथड के बाद हमें अपना ओपिनियन देना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पे बैक पीरियड के साथ, और आगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी पूछा हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे। राइट, टेबल में ईयर्स, कैश फ्लो जो दिया हुआ है, कैश फ्लो, देन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, बस ना। ये 3 कॉलम मशीन ए के, वही 3 कॉलम मशीन बी के, तो एट अ टाइम बना लेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, डाउन कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कितने लाइन लगेंगे सर? 5 साल है ना, 5 साल के 5 लाइन और एक्स्ट्रा हेडिंग के 2 और नीचे 2-3, मतलब एक 8-10 लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर को 2 पे पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले सेंटर से ही, मशीन ए के लिए, मशीन बी के लिए। ईयर्स, देन नेट कैश फ्लो, क्वेश्चन में जो नाम दिया है नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स,
नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर्स नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो मशीन के नाम जो दिए ए एंड बी, पहले 3 कॉलम मशीन ए वाले और उसके बाद मशीन बी वाले। चलो फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ईयर 1 से लेकर 5 साल तक का डेटा दिया है। सो एनपीवी भी पूछा गया यहाँ पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं ना, हाँ पूछा हुआ है ना, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर है, छोड़ जाने दो। नॉर्मल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो मशीन ए में देखो कैश जो दिया नेट कैश फ्लो 1,50,000, 2 लाख, 250, 150, 1 लाख। $1,50,000, 2 लाख के बाद 2,50,000, देन 150 एंड 1। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव में क्या करना होता है, हमें एक एक ऐड करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले ईयर 1 कितना आएगा, यस 1,50,000 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ईयर 2 में ये 150 प्लस ये 2 लाख, ये आ जाएगा 3,50,000। 3,50,000 तक ऑलरेडी रिकवर हो चुका था, अभी 2.5 लाख ऐड हुआ थर्ड ईयर में, तो ये आ जाएगा 6 लाख। 6 में फोर्थ ईयर का 1,50,000 ऐड कर दिया, 7,50,000 और 1 लाख और ऐड कर दिया, 8,50,000। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हम एक एक ऐड करते चले गए। ईयर 1 उसमें 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, ऐसे करते करते लास्ट तक ऐड किया, तो ये आ गया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया मशीन ए की बात। अब मशीन बी पे भी आ जाते हैं, इसका भी टेबल बना लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन साथ में ही कर लेंगे। सो ये 5 साल, उसके बाद नेट कैश फ्लो जो फिगर दिए हुए 250, 150, 2 लैक्स, 250, 150 के बाद 2 लैक्स, 3 लाख एंड 2 लैक्स। तो क्यूमुलेटिव में 2,50,000, सेकेंड ईयर तक 4 लाख। हिमांशु नेक्स्ट ईयर 3, पूर्वी ईयर 4, यश ईयर 5, ठीक है डन। इसका टोटल लिया क्या आपने कहीं पे या नहीं? सही बात है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो लास्ट वाला आता है वही टोटल होता है एन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी नहीं लिया, नहीं तो आपको अकेला वाला लगेगा फीलिंग। स्टूडेंट्स, so now we have to calculate cash payback period। सबसे पहले बात करते हैं मशीन ए की। स्टूडेंट्स, मशीन ए जो हम खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, 5 लाख रुपीज है। सो 5 लाख रुपीज ये अपना कैश आउटफ्लो है, ये डे 1 पे, मतलब आज मशीन खरीदना है तो आज कैश 5 लाख रुपए में देना पड़ेगा। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है कि जो हमने पे किया वो बैक होने में, मतलब रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। सो 1 साल खत्म हो गया, सिर्फ 1,50,000 रिकवर हुआ है। 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए, फिर भी सिर्फ 3,50,000 इतना ही पैसा रिकवर हुआ है। अब बात करते हैं 3 साल कंप्लीट हो गए, अरे भाई 6 लाख रिकवर हो गए, हमें तो सिर्फ 5 लाख रिकवर करने थे, मतलब 2 साल तक तो रिकवरी कंप्लीट नहीं हुई थी, बराबर। लेकिन थर्ड ईयर में वो 5 लाख के भी आगे चला गया,
मतलब तीसरा साल पूरा नहीं लगा हमें पैसे रिकवर करने के लिए, 2 साल तो पूरे लग गए, क्योंकि वहां पे 3.5 लाख का, मतलब इन शॉर्ट हमने क्या किया, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना 5 लाख, उससे छोटा अमाउंट देखा, ठीक है। वो जहां पे क्रॉस हो रहा है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 लाख के ऊपर चला गया, रुक जाओ, यहाँ पे ऊपर जाओ, छोटा अमाउंट देखा, वो कौन से ईयर में, 2 साल, मतलब सेकंड ईयर में। सो 2 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। 2 साल तो पूरे लग गए। अब 2 साल में रिकवरी कितनी हुई, 3.5 लाख, लेकिन हमें टोटल रिकवर कितने करने हैं, 5 लाख रुपए, जितना हमने इन्वेस्ट किए उतने हमें रिकवर करने हैं। तो 5 लाख में से 3,50,000 ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। लगे तो मैं ऐसे आपको एक स्टेप बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 लाख जो हमारा पे किया हुआ अमाउंट है, जिसमें से 3.5 लाख तो रिकवर हो गए 2 साल में ही, ओके। सो ऊपर का 1.5 लाख रिकवर करना है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ईयर नंबर 3 में एक्चुअल रिकवरी कितना हो रहा है, 2,50,000 रुपीज। थर्ड ईयर में 2.5 लाख रिकवर हो रहा है ना। देखो एकदम सिंपल सी बात बताऊं, 2 साल तो पूरे लग गए, थर्ड ईयर में हमें सिर्फ 1,50,000 ही चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में आ गए 2,50,000, इसलिए पूरा साल नहीं लगा, पार्ट ऑफ द ईयर लगा सिर्फ। कितना, इसका आंसर 150 डिवाइड बाय 250 कितना, 0.6, 0.6 ऐड कर दिया तो आंसर इज 2.6 ईयर्स। मतलब जो इनिशियली हम प्रोजेक्ट मशीनरी लेने के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिकवर होने में हमें 2.6 ईयर्स इतना टाइम लगेगा, उतने में पूरा पैसा जो हमने डाला हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। इसके आगे तो बोनस है भाई, रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा है, पे बैक पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एज इफ कि हम पहले बार ही पढ़ रहे चैप्टर, वो हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, आप भूल गए होगे, याद होगे, मुझे नहीं पता, वो हिसाब से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अब मशीन बी में चलो रिवाइज करने वाला हूँ मैं, मशीन बी में क्लियर हो जाएगा। मशीन बी, अब देखो मशीन बी के केस में इन्वेस्टमेंट 5 लाख है अगेन। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में रिकवरी हुआ है सिर्फ 2,50,000, 2 साल एंड हो गए, अभी तक रिकवर हुआ सिर्फ 4 लाख रुपीज, हमें टोटल 5 लाख रिकवर करना है। थर्ड ईयर देखा तो भाई थर्ड ईयर में तो 5 लाख से आगे चला गया, मतलब 5वां साल सॉरी थर्ड ईयर पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। सो 2 साल तो लग जाएंगे ऑफकोर्स रिकवरी में, प्लस टोटल रिकवर करने थे 5 लाख, लेकिन सेकेंड ईयर तक रिकवर हो गए 4 लाख, यस 5 लाख रिकवर करने थे, जिसमें से 4 लाख रुपीज ऑलरेडी सेकंड ईयर तक रिकवर हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर में हम रिकवर कर रहे हैं ना, तो थर्ड ईयर में टोटल रिकवरी कितनी है, 2 लाख रुपए सॉरी, तो 2 प्लस इन शॉर्ट 5 में से अगर 4 आ गए थे दूसरे साल तक, तो हमें 1 लाख रिकवर करना था, लेकिन एक्चुअल रिकवरी 2 लाख रुपीज की हो रही है। सो 2 प्लस कितना 0.5 क्या बोले तो 2.5 ईयर्स। सो मशीन बी में जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो रिकवर होने में 2.5 ईयर्स लग रहा है, ठीक है। अभी अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, यस क्या ओपिनियन है, मशीन बी लॉक किया जाए। अरे पैसा जितना जल्दी रिकवर होगा उतना अच्छा है ना हमारे लिए, शॉर्ट पीरियड होना बेटर है। अगर पैसा डाला 1 साल में पूरा पैसा आ गया, बेस्ट है भाई, जितना जल्दी आएगा उतना बेस्ट है अपने लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन, machine B is preferable since its payback period is short. Yes, हाँ it has short payback period, कोई प्रॉब्लम नहीं, its payback period is short, या फिर short payback period, जैसे भी वर्डिंग है बस ये लिखना है payback period का, मैं इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया, डन, लॉक किया जाए, बढ़े आगे। ओके स्टूडेंट्स देखो आगे क्या पूछा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अभी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मतलब सबसे पहला कॉलम ईयर्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे, और फिर उसका क्यूमुलेटिव वाला निकालेंगे। पेबैक पीरियड वाला तो क्यूमुलेटिव लगता ही लगता है, 5 कॉलम। सो 5 और 5 10 कॉलम बहुत हो जाएंगे, इतना नहीं बैठेंगे तो पहले मशीन ए का कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड हेडिंग दे दिया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड।
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो इसके कॉलम ईयर्स, ईयर्स के बाद आ जाएगा कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटेड फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उसको फाइनली टोटल लेंगे क्यूमुलेटिव वाला। years, then net cash flow, net cash flow after tax। जो वर्डिंग दिया है इसलिए लिखा नहीं, तो सिर्फ कैश फ्लो लिखते हैं अपन नॉर्मली, वर्डिंग उन्होंने लंबा दिया तो हमने लंबा लिख दिया अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% है ना, वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और फाइनली क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो डन। ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल का डेटा। नेट कैश फ्लो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करना जो किया था, 150, 2 लाख, 250, 150, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख रुपीज, 2,50,000 रुपीज, 1,50,000 और 1 लाख, बराबर अमाउंट्स। ये आ गया पिछले 5 साल का कैश फ्लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑफकोर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909,826 929,826 751,683 751,683 और लास्ट में 621। अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो बच्चा लोग फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख इंटू 0.929, मतलब जो कैश फ्लो आया है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा। सो आंसर आया फर्स्ट वाला 138,900 आ रहा है। एम प्लस कर रहे हो, करो भाई करो, ठीक है। नेक्स्ट 2 लाख इंटू 0.826, 1,65,200, 2,50,000 into 0.751, 1,87,750, कौन सा 1.5 लाख इंटू 0.929, हाँ 1,39,350 ना। अरे 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 ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्ट्री गलत है, मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन गलत हुआ। ओके 0.909 इंटू 1.5 लाख 136,350 ना। 2 लाख इंटू 0.826, ये बराबर है 165,200, देन 2.5 लाख। कौन सा बता रहे हो? हाँ फोर्थ ईयर का कितना आया? 1,02,450, ओके 62,100 फिफ्थ ईयर, ओके। और अभी अपन निकालेंगे डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड में ईयर 1 का मैं बताऊंगा बच्चों, फिर आप आगे का बताना, ठीक है।
तो 1,36,350। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट एज इट इज आता है, उसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है, बस अभी सेकंड ईयर का ऐड करके उसके सामने कितना आएगा 3,01,550। यस, नेक्स्ट ईयर 3 489,300। पूर्वी ठीक है 5,91,000। और लास्ट ईयर 850 ठीक। लिख लो जिसका बाकी है, छापो मत, सॉल्व करो। लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा लगने दो, बट छापो मत, सॉल्व करो। 1/1.10 कैसा है ना, एक्चुअली सच बताए तो हम जो फैक्टर निकालते हैं ना कैलसी पे 1/10, 11-12 डिजिट का आंसर आता है ना, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर। सच बताओ तो वो परफेक्ट आंसर है इसके कंपैरिजन में। लेकिन दिक्कत क्या है, एग्जाम में हमारा और उनका एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। हमारा परफेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फिर वो मार्क्स कटने नहीं चाहिए भाई। उन्होंने दिया, उनको हुक्म से रखो बरा। डन स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर लिया, टेबल बना लिया, अभी हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सो ये था मशीन, इसका इसके ऊपर हेडिंग देना भूलना मत, मशीन ए का था ये टेबल। तो पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ए, सॉरी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, discounted payback period of machine A। सो पेबैक हो या डिस्काउंटेड पेबैक हो, ट्रीटमेंट एकदम सेम। भाई मैं 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया है मशीन में, तो देखते 5 लाख रिकवर होने में कितना टाइम लगा। फर्स्ट ईयर में तो पूरा नहीं हुआ, सेकंड ईयर में भी नहीं हुआ, थर्ड ईयर में भी नहीं हुआ, हम फोर्थ ईयर में आ गए अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में भी पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए, तो फोर्थ ईयर में हमें जाना पड़ा। तो 3 साल तो पूरे लग गए, लेकिन 5 लाख रिकवर नहीं हो रहा है। फोर्थ ईयर का भी कुछ पार्ट हमें इसमें ये लगने वाला है। सो भाई कैलकुलेशन में 3 इयर्स तो पक्के, प्लस प्लस देखो, यस हमें रिकवर करने थे 5 लाख, लगे तो यहाँ पे कैलसी में लिखा, तो किसी को नहीं समझे वो इस सब से 5 लाख माइनस 4, देखो थर्ड ईयर तक 4,89,300 इतने रिकवर हो चुके हैं, 4,89,300। सो यार है 10,700। सो 10,700 इतना पैसा हमें रिकवर करना है फ्रॉम ईयर नंबर 4, क्योंकि 3 साल तक इतने रिकवर नहीं हुए। लेकिन फोर्थ ईयर में अगर हम देखें तो टोटल रिकवरी है 1,02,450, 1,02,450 इक्वल टू 3 प्लस स्टूडेंट्स 10,700 डिवाइडेड बाय 1,02,450। आंसर आ रहा है 0.11 ना, 11 2 डिजिट तक गए तो 11 3.11। एक मिनट, 1044 आ रहा है, हाँ सॉरी 10 ही करना पड़ेगा, 3.10 ईयर्स, 3.10 ईयर्स। सो पैसा इन्वेस्ट किया 3.10, इतना टाइम लग रहा है पैसा रिकवर होने में, 3.10 ईयर। ठीक है, अब करेंगे मशीन बी। जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं आप लोग। डन, मशीन बी। मशीन बी के वैल्यूज पुट करने फटाफट से। तो
वैल्यूज आर 2,50,000, 1,50,000, then 2 lakh, 3 lakh, 2 lakh, 3, 2, 3, 2. So 2,50,000 into 0.909. 227, 250. Next 1,50,000 into 826. बोला पूर्वी. पूर्वी पण नाही बोलली तू, आता पण नाही बोलली. अरे याचा आन्सर विचारलं मी. डिस्काउंटेड कॅश फ्लो 123,900. थर्ड ईयर का 1,50,50, 1,50,000. 2,04,900. 124,200. ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से टोटल लेते हैं. फर्स्ट ईयर का 2,27,250 ये आएगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो. फिर ईयर 1 का कैश फ्लो प्लस ईयर 2 दोनों मिला के 3,51,150. उसमें अभी थर्ड ईयर का ऐड करेंगे 5,01,350. नेक्स्ट 7,06,250 ना. 8,30,450. डन डन डन. स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल टू स्टूडेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज. 5 लाख रिकवर करने के लिए फर्स्ट ईयर में पूरे रिकवर नहीं हुए, सेकंड ईयर में भी नहीं हुए, थर्ड ईयर में 5 लाख क्रॉस कर गया, मतलब डेफिनेटली थर्ड ईयर में पैसे रिकवर हो गए, मतलब 2 साल तो पूरे लग गए, थर्ड ईयर का कुछ पार्ट लगा है. ठीक है. सो देखो थर्ड ईयर अभी टोटल हमें रिकवरी करनी थी 5 लाख माइनस सेकंड ईयर तक रिकवर हुए 3,51,150, मतलब पेंडिंग जो है थर्ड ईयर में रिकवर कर रहा है इट इज 1,48,850 डिवाइडेड बाय जो थर्ड ईयर में कैश फ्लो जनरेट हुआ है विच इज 1,50,200. जीरो 0.99 बोले तो 2.99 ईयर्स. 2.99 ईयर्स इतना पैसा, इतना टाइम पीरियड लग रहा है पैसा रिकवर होने में. सो प्रोजेक्ट ए और वी कैन से मशीन ए, उसमें रिकवरी में लग रहा है 3.10 ईयर्स और मशीन बी में 2.99 ईयर्स. सो ऑफ कोर्स मशीन बी इज प्रेफरेबल. कंक्लूजन machine B is preferable. क्या लिखा है वर्डिंग? Since it has short payback period. पेबैक पीरियड जितना शॉर्ट है उतना बेस्ट है, पैसे फास्ट रिकवर हो रहे हैं. यहाँ पे 2.99 ईयर में पूरे पैसे रिकवर हो गए, इसलिए मशीन बी लॉक किया जाए. बच्चों ये क्वेश्चन है ना शांत दिमाग से सॉल्व करने वाला है. इट टेक्स अ टाइम, टाइम तो लेगा ही. ऐसे एक क्वेश्चन में सोच ही नहीं सकते फटाफट हो जाना चाहिए, कितना टाइम हो गया भाई लगने दो. आप अगर स्मार्ट एनालिसिस करोगे ना पेपर का, आपको रियलाइज होगा बहुत सारा टाइम है आपके पास, टाइम की कमी है ही नहीं. इसलिए पैनिक मत होना. अगर ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, सपोज 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, हमारा पहला ही क्वेश्चन चल रहा है भाई, इस क्वेश्चन में अपन पास हो जाने वाले डायरेक्ट. सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे पेपर का, तो टेंशन मत लेना. नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ईयर्स
अगर अपने पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो अवेलेबल है तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा, वो भी ऑलरेडी 10% वाला है ऑलरेडी। सो राइट डाउन नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखे हुए फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू या फिर डायरेक्ट उसका क्यूमुलेटिव वाला जो टोटल है वही लेना है ना अपने को। सो टोटल डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स या फिर सिंपल टोटल डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एक्चुअली ये इनफ्लो होता है, माइनस कैश आउटफ्लो। भाई एग्जैक्टली हमें कितना मिला और हमने कितना रिकवर इन्वेस्ट किया था, आउटफ्लो कितना था और इनफ्लो कितना हुआ। तो बात करते हैं मशीन ए की। मशीन ए, ये रहा मशीन ए, डिस्काउंटेड वाला टोटल 6,53,850 एट द रेट ऑफ 10% हमें जो दिया हुआ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल 653,850 माइनस इन्वेस्टमेंट फिक्स है भाई 5 लाख रुपया। सो आंसर कम्स टू 1,53,850। यार मशीन ए। अब मशीन बी, यस 8,30,450 माइनस 5 लाख 3,30,450। कंक्लूजन, मशीन बी जब बात होती है पैसे की, नेट प्रेजेंट वैल्यू हाइयर होना बेटर है अपने लिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो कंक्लूजन मशीन बी is preferable since it has higher NPV। हायर एनपीवी इसलिए हमने सिलेक्ट कर दिया, लॉक किया जाए। बोलो तो अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ नॉर्मली कैसा है, पहली बात तो अगर ऐसा देना है तो वो भी दो दो वैल्यू देंगे ना यहाँ पे क्वेश्चन में। जैसे डिस्काउंटेड 10% दिया तो 15% भी वही देंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 10% दिया, देर एक्सपेक्टिंग कि भाई इतना ही करो। ठीक है वैष्णवी, वैष्णवी वो ब्लूटूथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ याद है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला क्या है भाई, जो अभी माइनस किया उसको बस डिवाइड कर दो। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड नेट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। हाँ मोस्टली वही यूज करो जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया ना, वही उठाओ। यही बोल रहे हो ना आप, ये नेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वगैरह वगैरह, एज मोस्टली वही प्रेफर करो। ऐसा नहीं कि मार्क्स वगैरह कटेंगे, बट बेटर प्रेजेंटेशन। मशीन ए, हाँ टोटल कैश इनफ्लो जो है मशीन ए में इट इज 6,53,850।
डिवाइडेड बाय 5 lakhs, आंसर इज 1.3077, 1.3077, ठीक है। हाँ ठीक है, 31 लिखा तो भी चलेगा 2 डिजिट तक, मुझे बताया तो मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स ने बताया, मैंने लिख दिया। कैलसी पे 4 डिजिट ही आ रहा था ना आई थिंक, हाँ इसलिए आपने भी बताया। पूरा 11-12 डिजिट रहा तो आप शॉर्ट कर लेते हो। मशीन बी का जो है 8,30,450, 5 लाख 1.66, क्या किया जाए? कंक्लूजन, मशीन बीज profitability is higher, comma, so it should be preferred. It should be preferred. वर्डिंग थोड़ा थोड़ा अलग बना दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं, आपने वो कंसिस्टेंट रखा तो भी चलेगा जो हम नॉर्मली लिखते हैं। कभी थोड़ा इन सेंटेंस घुमा के बता दो भाई, ठीक है। कंक्लूजन तो वही है अपना, सेंटेंस कैसे भी घुमा लो। सो चारों का कंक्लूजन एक ही था, मशीन बी को लॉक किया जाए, चारों मेथड ने वही बताया। सो जरूरी नहीं है कि हर बार चारों मेथड का आंसर सेम आए, हो सकता है कोई मेथड का ये आंसर आ रहा है, कोई का बी आ रहा है, हमें जो मेथड है उसका कंक्लूजन लिखना है। एज पर दिस ये मशीन है, एज पर दिस मेथड ये मशीन आ रहा है, ठीक है। बस याद रखो जब भी बात आती है परसेंटेज की, अमाउंट की, तो हमें हाइयर होना बेटर है, और जब बात आती है टाइम पीरियड की तो जितना लोअर टाइम पीरियड है उतना हमारे लिए बेटर है, पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो बच्चों बिजनेस में डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए हमें जो पैसा लगता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। लेकिन अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो उसका एक सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्विंग के लिए, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन, हर पॉइंट को देख के कि भाई ये करंट एसेट में आएगा या करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स एसेट्स वाले ऐड करेंगे, लायबिलिटीज उसमें से लेस करेंगे, तो फाइनली हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ बालाजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 15 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 15 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है। हमें ये दे दिया है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, इसकी वैल्यूज दे दिए डिप्रिसिएशन छोड़ के, ठीक है। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हमें सेलिंग प्राइस की, प्रोडक्ट कितने में सेल किया जाता है। आउटपुट दिए रखा है कि साल भर में 52,000 यूनिट्स पर एनम, तो पूरे साल में प्रोडक्शन किया जा रहा है 52,000 यूनिट्स। अगर 52,000 दिख गया तो समझ जाओ इंफॉर्मेशन वीकली है और साल में 52 वीक्स है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल इन स्टॉक 4 वीक्स के लिए स्टॉक में रखेंगे। बच्चों रॉ मटेरियल इन स्टॉक करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? डेफिनेटली अपनी करंट एसेट से, स्टॉक है सर अपने पास, ये हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, करंट लायबिलिटी। टाइम पीरियड अलाउड बाय सप्लायर बोला हुआ है भाई, सप्लायर ने हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, ये करंट एसेट है, हमने कस्टमर को टाइम दिया है, डेटर्स। कैश एट बैंक, डेफिनेटली अपना बैंक बैलेंस है, ये एसेट है। Assume that production is sustained at even pace during the 52 weeks of the year, तो साल भर में 52 वीक्स है, और ये लाइन का मतलब कंपलसरी है, इसका हमें कुछ करना नहीं होता, ये लाइन कंपलसरी देते हैं कि प्रोडक्शन साल भर कंटिन्यूसली सेम चल रहा है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जितना भी सेल्स है वो क्रेडिट पे है। और सर अगर हमें नहीं देते तो फिर भी हम एज्यूम करते कि 100% क्रेडिट पे है, ठीक है। दे दिया अच्छा किया, नहीं दिया तो हमें एजम्पशन करना पड़ता। आगे स्टेट एनी अदर एजम्पशन दैट यू माइट मेड व्हाइल कंप्यूटिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई उन्होंने, स्टेट एनी अदर एजम्पशन, इसके अलावा कुछ एजम्पशन आप कर रहे हो कर लो, बट बताओ। स्टेट एजम्पशन मतलब आप जो भी एज्यूम करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल, हिमांशु भाई ने अलग एजम्पशन किया, यश भाई ने अलग एजम्पशन किया। सर सही कौन सा है? दोनों सही है, बस आपको लिखना होगा कि व्हाट यू एज्यूम्ड, समझ रहे हो। और हम ऐसे एजम्पशन करेंगे जो स्टैंडर्ड एजम्पशन है, मतलब जो एक्सेप्टेबल है, जो किया जाता है वही करेंगे। सो एजम्पशन लिखना जरूरी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आंसर वो वर्किंग नोट नहीं, अपने फेयर आंसर का पार्ट है, एजम्पशन लिखना ही लिखना है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स टेबल बनाएंगे फटाफट से। टेबल के लिए पर्टिकुलर्स वाला एक कॉलम और अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पेज लग जाएगा इसमें। ऊपर हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हेलो अनिरुद्ध, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम। ओके बस इसमें एक ही फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हेडिंग दे दिया सबसे पहले करंट एसेट्स। तो पहले जितने भी एसेट्स है पहले उनका एडिशन ले लेंगे, करंट एसेट जितने भी है। तो चुन चुन के एक एक देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दे दिया रॉ मटेरियल इन स्टॉक, एवरेज 4 वीक्स। सो साल भर में जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें से 4 वीक्स का रॉ मटेरियल स्टॉक में है। सो लिख लो फर्स्ट आइटम रॉ मटेरियल इन स्टॉक। अभी उसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल 52,000 यूनिट साल भर बनाए जा रहे हैं और 1 यूनिट की कीमत कितनी है? एग्जैक्टली सर कहाँ पे दिखता है? और देखो भाई ऊपर 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 देखो, रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपीज। एक मटेरियल की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू, बाबू को बोल दो, नहीं आपकी बाबू नहीं रे, रमेश बाबू की बात कर रहा था मैं। उसको बोल दो कि 400 रुपीज का एक रॉ मटेरियल है। डन। तो 52,000 इंटू 400 ये पूरे साल भर का हुआ, लेकिन स्टॉक में जो रखा है रॉ मटेरियल वो सिर्फ 4 वीक्स का है। इंटू 4 डिवाइड बाई 52। यश भाई एकदम अचानक स्माइल आ गई चेहरे पे, क्या बात है? बाबू का नाम लिया तो स्माइल आ गई। 52,000 साल भर का प्रोडक्शन इंटू 400 रुपए का मटेरियल इंटू 4 वीक्स डिवाइड बाय 52 वीक्स। और बच्चों ऐसे टाइप करते जाओ, ऐसे बहुत बड़े बड़े भयंकर अमाउंट दिखेंगे, डरो मत, एंड तक करो कैलकुलेशन, बराबर आंसर रीजनेबल आएगा। जैसे 16 लाख से प्रॉपर अमाउंट है तो ऐसे आ जाएगा डेफिनेटली। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 16 लाख। सर फिर ये 2 कॉलम बनाए ही क्यों है? नॉर्मली वो WIP के काम में आता है, सिर्फ मोस्टली वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। सो रॉ मटेरियल इन स्टॉक 16 लाख रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्क, अरे यार किधर गया क्वेश्चन? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज 2 वीक्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है एज्यूम 50% ऑफ कंप्लीशन स्टेज विद फुल मटेरियल कंजम्पशन। ओके तो बच्चों एज्यूम करने वाले थे हम, उन्होंने बोल दिया कि एज्यूम करने का, ठीक है। सो 50% कंप्लीशन एज्यूम कर लो भाई। अभी WIP मतलब क्या? काम चल रहा है, ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड से, वो आधा अधूरा गुड से काम चल रहा है। सो अभी उसमें अभी कंप्लीशन कितना है? तो उन्होंने बोल दिया कि 50% कंप्लीशन विद द फुल मटेरियल कंजम्पशन, मतलब मटेरियल पूरा यूज हो गया, बाकी चीजें 50% है, ठीक है। सो लेट्स सी, हेडिंग दे दिया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस वॉट एवर, स्टॉक, ठीक है। WIP में सबसे पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल। लाइन की चिंता मत करो, प्रॉपर पूरा एक पेज ड्रॉ कर लेना एग्जाम में, क्योंकि हम वर्किंग नोट बनाते ही नहीं इसमें, जो भी AC में कर रहे हैं तो ये प्रॉपर करना।
रॉ मटेरियल अगेन साल भर के 52,000 यूनिट है भाई, बराबर है, लेकिन एवरेज 2 वीक्स का स्टॉक है सिर्फ रॉ मटेरियल का। सो 52,000 इंटू एक यूनिट की कीमत 400 रुपीज इंटू 2 वीक्स डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, क्योंकि साल भर का है, हमें 2 वीक्स पे जाना है। 8 लाख रुपीज ये इनर कॉलम में आ जाएगा। अरे हाँ, इसका एग्जैक्ट आधा ना, ये 4 वीक्स था, ये 2 वीक्स है बच्चों। यहाँ पे ना इंटू 100% लिखो, इंटू 100%। सर उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई, किसी भी अमाउंट को 100% से मल्टीप्लाई करो तो वही अमाउंट आता है। फिर क्यों लिखना है, वो WIP में दिखाया जाता है भाई कितना % कंप्लीशन है। ओके, नेक्स्ट रॉ मटेरियल के बाद आगे दिया है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 150 वैल्यू है उसकी। डायरेक्ट लेबर देखो भाई 52,000 यूनिट बनाए, इनटू पर यूनिट लेबर को दिया जाता है 150 ना, 150 रुपया इंटू 52 वीक्स। लेकिन किंतु परंतु बंधु वो गुड्स 50% ही बनाए, अब तक काम चल रहा है। अमाउंट कम्स टू 1,50,000। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज ओवरहेड्स 300 रुपीज पर यूनिट। ओवरहेड्स 52,000 यूनिट्स इंटू 300 रुपीज का पर यूनिट ओवरहेड्स इंटू 2 वीक्स का स्टॉक इंटू 50% कंप्लीशन, 3 लाख रुपीज। तीनों का टोटल 12,50,000। 12,50,000 आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा है, आधा अधूरा गुड्स, तो उसमें रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, लेबर है, सॉरी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, तीनों मिलके ये गुड्स बन रहा है। बस इतना याद रख लो। हमने यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पे 50-50 लिया। सर अगर ये एजम्पशन का लाइन नहीं दिया होता तो क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में पहली बात तो अपना एजम्पशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं तो बोलता हूं अगर यही एजम्पशन हर बार बोले रहे तो हम भी यही एज्यूम करते हैं ना, मटेरियल 100% और बाकी 50%। लेकिन लिख रहा है ये लाइन लर्न कर लो, एज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज विद द फुल मटेरियल कंजम्पशन, यही लाइन लिख के आना है आपको। क्लियर? कुछ नहीं दिया तो यही मटेरियल पूरा, बाकी 150%। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 4 वीक्स का स्टॉक है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स बोले तो गुड्स रेडी है। अगर गुड्स बन गया है, रेडी हो चुका है, तो डेफिनेटली उसमें रॉ मटेरियल भी होगा। अरे सर रॉ मटेरियल क्या, उसमें तो लेबर भी यूज हुआ होगा। अरे सर क्या ओवरहेड्स भी हो गया होगा ना। पूरा गुड्स अगर रेडी है तो सब खर्चे हो चुके हैं। सो स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल के साथ। $52,000 यूनिट पूरे साल के इंटू रॉ मटेरियल 400। क्या हुआ? टैग टोटल है क्या? ठीक है, सो फिनिश गुड्स का 52,000 यूनिट्स इंटू 850, उन्होंने डायरेक्ट दे ही दिया है टोटल कॉस्ट। अदरवाइज आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो 400, 150, 300। टैग टोटल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 850 इंटू 2 वीक्स ना, 4 है सॉरी 4 है इंटू 100%। ऐसा 100% नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। इट इज क्वाइट लॉजिकल। जब गुड्स अगर फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स उसको तभी बोलते हैं जब वो 100% पूरा हो जाता है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, हर तरीके से गुड्स सर्वगुण संपन्न, तब जाके फिनिश गुड्स है। अमाउंट इज 34 lakhs।
34 लाख रुपीज। मैं जो खेल रहा था उससे आंसर भी वही आता, लेकिन दिस इज बेस्ट। फिनिश गुड्स के लिए टोटल ले लो डायरेक्ट। चलो ये हो गया करंट एसेट, ये हो गया फिनिश गुड्स हो गया। नेक्स्ट इज, हाँ अभी ये सप्लायर वाला थोड़ा स्किप करते, क्रेडिटर्स वाला है, लाइबिलिटी मतलब करंट एसेट पहले कवर करना है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक्स। सो इन शॉर्ट डेटर्स देखो भाई 52,000 यूनिट्स हम टोटल सेल कर रहे हैं, राइट। एक यूनिट की कीमत 1,000 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 1,000 रुपीज, इतने में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर है वो हमें पैसा देते हैं 8 वीक्स के बाद। 8 वीक्स का क्रेडिट हमने दे रखा है, इंटू 8 वीक्स डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, 80 लाख रुपीज। डेटर्स का अमाउंट हो गया टोटल 80 लाख। 8 वीक्स के लिए उधार माल बैठ रहे अपन 80 लाख रुपए, तो इसी में ब्लॉक हो गए। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ऑफकोर्स करंट एसेट का पार्ट है। कैश एट बैंक 50,000। डन डन डन, सबके सब करंट एसेट डन। सो इन सब का टोटल ले लेंगे, टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा 1,43,00,000। ओके राउंड फिगर, वन करोड़ 43 lakhs। वन फोर थ्री आगे 50। हाँ वो तुझे दिखा नहीं इसलिए तो बोला मैंने 143 और आगे 50। हंस क्या रहे बेचारे को। लेस करंट लाइबिलिटीज, लेस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक्स। तो बेसिकली सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर सिर्फ क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलेगा। 52,000 यूनिट्स इंटू 400 कहां से लाया भाई? एब्सोल्युटली राइट बच्चों। क्रेडिटर्स ये चीज याद रखो, वो बताएंगे नहीं जब बात डेटर्स की आएगी, मतलब हमको सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस लेंगे, और जब क्रेडिटर्स की बात आएगी जो जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल अगर परचेस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइस आ जाएगी 400 रुपीज। वीक्स कितने हैं? 4 डिवाइड बाई 52, आंसर आया 16 लाख 16। ओके नेक्स्ट डन। सर लाइबिलिटी एक ही होता है क्या? नहीं बच्चों, कभी कभी हमें दे देते कि डायरेक्ट लेबर में कितना लैग है, ओवरहेड्स कितने महीने के बाद देना है, तो अकॉर्डिंगली वो भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में दिया था, सप्लायर के बारे में तो मटेरियल वाला पार्ट ले लिया हमने, बस खत्म। स्टूडेंट्स अब आ जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट लाइबिलिटी 16 lakhs आ गया। तो फाइनली नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज।
विच कम्स टू 1,27,00,000। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ सेफ्टी मार्जिन वगैरह दिया नहीं है। कभी कभी दिया जाता है कि 10% का मार्जिन रखो, मतलब ये निकालने के बाद भी 10% अलग सेफ्टी मार्जिन रखो भाई, एडिशनल मनी रखो वर्किंग कैपिटल में, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। डन डन डन। सो बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है 15 मार्क का क्वेश्चन, जो टीचिंग के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ 19 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो गया, 19 मिनट में। तो डेफिनेटली एग्जाम में जैसे बोल रहे थे आप 15 मिनट में हो सकता है, तो 100% हो सकता है। ना कम्युनिकेशन करना है, ना एक्सप्लेनेशन करना है, ना रुकना है, फटाफट करना है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बिजनेस में फंड लाया है और हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ऑल द बेस्ट आपको और मुझे भी। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है। कृष्णा लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इच। तो ओवरऑल इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का हो गया। देन 9% प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख रुपीज के, और 10% डिबेंचर है 3 लाख रुपीज के। तो इस तरीके से टोटल कैपिटल 10 लाख है। डन। देखो आगे अभी, equity shares of the company are quoted at 102 and company expected to declare a dividend of ₹9 per share per year 2023। ओके, तो बच्चों फिलहाल इक्विटी शेयर्स की वैल्यू मार्केट प्राइस 102 दी गई है, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹9 पर शेयर, ठीक है। आगे, कंपनी हैज एक्वायर्ड अ डिविडेंड ग्रोथ रेट एट 5% विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन। तो भाई हमें इसमें ग्रोथ रेट भी दे दिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है और ग्रोथ रेट भी दिया है, सॉरी, तो समझ जाओ आपको यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच से वैल्यूएशन करना है। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, सर ये क्या रहता देखते देखते मैं आपको बताऊंगा आगे, बट समझ लो डिविडेंड ग्रोथ ये दोनों भी कंसीडर करना है। आगे, एज्यूमिंग टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 50%। टैक्स रेट 50% एप्लीकेबल है। बच्चों टैक्स रेट किसके लिए काम में आता है? वेरी नाइस। देखो इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड मतलब क्या? कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, फाइनल प्रॉफिट, सब बाहर वालों को पैसा दे दिया, बैंक लोन दे दिया, क्रेडिटर्स वगैरह दे दिया, उसके बाद आपको टैक्स पे कर दिया, डिवेंचर वालों का इंटरेस्ट दे दिया, ये सब कुछ देने के बाद जो बचता है ना प्रॉफिट, उसमें से जो पार्ट दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। पर सच बताए तो डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद रखो ये वर्ड, डिविडेंड ये कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन म्हणजे मराठी भाषेत सांगायचं म्हणजे विल्हेवाट। व्हॉट यू डिड विथ दिस प्रॉफिट, काय केलं प्रॉफिट सोबत, तर तो डिस्ट्रीब्यूट केला, ठीक है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करेंगे हम, ये डिविडेंड वाला पार्ट रहेगा, तो उसमें टैक्स का कंसर्न नहीं आता, क्योंकि टैक्स पे मतलब इंपैक्ट होता ही नहीं इन दोनों पे। लेकिन डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट पे किया जाता है, और इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, प्रॉफिट से टैक्स पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें वो कंसिडर करना होगा। टैक्स शील्ड या फिर टैक्स बेनिफिट होता है उससे, वो भी हम देखेंगे। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्टेट योर एजम्पशन इफ एनी, ठीक है भाई, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। और दूसरा क्या है, एज्यूमिंग इन द अबव एक्सरसाइज दैट कंपनी कैन रेज एडिशनल टर्म लोन। भाई तू रुक जा, तेरे पास बाद में आते, पहले इतना तो निपटने दे भाई। तो बेसिकली हमें ये 3 सोर्सेस दिए हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो एक एक करके चुन चुन के, कैसे चुन चुन के एक एक का पहले कॉस्ट निकालेंगे और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इक्विटी दिया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ। हाँ, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन, उसमें सबसे पहले दे दिया इक्विटी शेयर्स का कोटेड प्राइस, कोटेड एट 102 मतलब मार्केट प्राइस है वो। सो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू पी, मतलब उसको पी से डिनोट किया जाता है फॉर्मूला में, मार्केट प्राइस को।
एम एमपी नहीं नहीं नहीं, नेट प्रोसीडिंग अलग है। नेट प्रोसीडिंग एनपी एनपी नेट प्रोसीडिंग्स 102। वही एनपी है, ठीक है। ये देखो सेलिंग प्राइस जो भी है कोटेड प्राइस एनपी, उसके बाद डिविडेंड, उसके बाद ग्रोथ रेट और उसके बाद टैक्स रेट, यही मोस्टली यही चार चीजें दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया है, डिविडेंड ना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹9 पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इसको कैसे डिडक्ट करते हैं हम, डी से, विच इज ₹9, डी फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5%, जी इक्वल टू 5%। ये जी मैंने स्मॉल निकाला बच्चों, गलती से नहीं किया है, वो फॉर्मूला में ही वैसा है कि भाई एनपी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है, लेकिन जी स्मॉल है ग्रोथ रेट, ठीक है। हाँ लास्ट में टैक्स रेट 50% टैक्स रेट, दैट इज टी। हाँ स्मॉल ही है, बिट स्मॉल। डन डन डन। अब एक एक करके चुन चुन के कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, चुन चुन के निकालेंगे। सबसे पहले ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फॉर्मूला है डी अपॉन एनपी प्लस जी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा तो चलेगा क्या, ऑलरेडी फुल फॉर्म अपन लिख चुके हैं तो टेंशन नहीं चलेगा। अगर आप डायरेक्ट इससे शुरुआत करोगे ना बच्चा लोग, अगर इससे इधर से शुरुआत की आपने, तो एक एक का फुल फॉर्म लिखो पहले, डी मतलब क्या, एनपी मतलब क्या, समझ गए ना। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी फॉर डिविडेंड ₹9, एनपी फॉर नेट प्रोसीड्स 102 और ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 5%। तो 9/102, ये जो भी आंसर आया प्लस 5%। सिंपल कैलसी पे आता है यार, देखो 9/102 0.926 ना, 0.0926, 0.0926, ठीक है। डिवाइड बाय 102, अरे नहीं 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 गलत है, वही वही वही, रुको रुको, यहाँ पे 5% है ना, उसके जगह पे 0.05 कर लो, मतलब 5/100 इन शॉर्ट, 5/100 5% इसलिए। तो 9/102 प्लस 0.05, 0.138 या फिर हाँ ठीक है 3 डिजिट, ठीक है 138। ये हो गया के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई। क्लियर है, सिंपल सा है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, आंसर तुरंत आ गया। नेक्स्ट इज दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है क्या फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है हर साल। तो यहाँ पे दे दिया, मैं नाम में ही दे दिया, क्या दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इट मींस, कुछ भी हो जाए भाई तेरे को 9% का डिविडेंड मिलने वाला है हर साल, मतलब ही उसका कॉस्ट 9% है। तो दैट इज 0.09, खत्म खत्म, उधर ही संपला विषय। तो इसका फॉर्मूला फिर अरे दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, क्यों फॉर्मूला चाहिए तुमको, 9% प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज
कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, के डी, के डी इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, बराबर ना। अरे हाँ, आर लिखा है क्या हमने, चलो आर लिख लेता हूँ। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था ना हमने या नहीं, नहीं लिखा था, तो ऊपर गिवन इन्फॉर्मेशन में वो भी लिख लेते। चलो 10% डिवेंचर है ना, 10% डिवेंचर दिया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इक्वल टू आर बोले तो 10%, इंटरेस्ट रेट आर बोले तो 10%, तो आर आ रहा है 10%, 10% बोले तो 0.10 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स का रेट है 15, 35 कैसे लिखा है यार, मुझे क्या पता है कैसे लिखा। 50% टैक्स रेट है बोले तो 0.5 क्या, तो 0.10 इंटू 0.5 बोले तो 0.005। हाँ एक ही डिजिट, 0.05, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज 0.05 केडी। स्टूडेंट्स वापस एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान दो। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग सोर्सेज से पैसे आए हैं, एक है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है डिवेंचर्स। सो इक्विटी के लिए हमने के ई को फॉर्मलाइज कर लिया, जहां पे हमें दिया हुआ है डी दैट इज डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस जी दैट इज ग्रोथ रेट, ये आ गया के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, एज इट इज जो दिया है वही फाइनल आंसर आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स दैट इज के डी का फॉर्मूला है आर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, तो आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डाल दिया, 1 माइनस टी बोले तो 1 माइनस टैक्स 0.5, टैक्स है तो माइनस करके 0.05 आ गया। परफेक्ट आंसर अनिरुद्ध, बढ़िया। स्टूडेंट्स अभी हम फाइनली जो करना चाहते थे भाई, ये तो एक एक का निकाला, बट हमें पूछा हुआ एक एक का नहीं था, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो टेबल बना लेंगे, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Calculation of weighted average cost of capital. स्टूडेंट्स अब इसमें सबसे पहला कॉलम सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फंड्स, फिर कौन से सोर्स से कितना अमाउंट लाया है, अमाउंट, फिर उसका प्रोपोर्शन, फिर कॉस्ट ना, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ना लास्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स सोर्सेस ऑफ फंड्स में कौन सा है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स
एंड डिबेंचर्स। यस 5 to 3। नीचे टोटल वाला कॉलम भी याद से लेना। टोटल कम्स टू 10 लाख। अभी वेट कैसे निकालेंगे भाई? इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यह आ जाएगा 0.5। देन 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.2। लास्ट में 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.3। सो हर एक का इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, और टोटल उसका 1 आना चाहिए। प्रपोर्शन का टोटल 1 होना चाहिए कंपलसरी। कॉस्ट, अरे कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट किया ना अभी अभी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.138। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 0.09। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 0.05। तो स्टूडेंट्स 0.5 into 0.138 0.069 यहाँ का इक्विटी का कॉस्ट। 0.018 प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट। 0.015 ये डिवेंचर्स का कॉस्ट। 0.10 बस। ओके 0.102। therefore weighted average cost of capital of existing capital structure equal to 0.102 बोले तो 10.2% इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज के निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। परफेक्ट ऑनलाइन वालों, परफेक्ट 10.2%। पॉइंट के बाद किसी ने 2 डिजिट लिखा, किसी ने सिंगल डिजिट, 3 डिजिट, तो ऐसा एसएस मार्क्स में फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बोला आइडियली 2 डिजिट तक जाओ। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर बी। क्या हुआ है दूसरे पार्ट में? देखो ये ऑलरेडी कैपिटल तो था ही 10 लाख रुपए का। इन्होंने सोचा कि भाई एज्यूमिंग अबव एक्सरसाइज हो तो कंटिन्यू है ही, दैट कंपनी कैन रेज एडिशनल टर्म लोन ऑफ 12% फॉर 5 लाख टू फाइनेंस एक्सपेंशन। तो इनको एडिशनल 12 लाख रुपए रेज करने 12 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% एक्सपेंशन के लिए। तो अभी इसका भी ऑफकोर्स क्या करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अभी देखो सबसे पहले सोचो अपने पास कितने सोर्सेस है टोटल? 4। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और टर्म लोन। टर्म लोन भी ऐड हो रहा है ना, तो 4 सोर्सेस हो गए। स्टेप नंबर 1 क्या होता है अपना? चुन चुन के एक एक का कॉस्ट कैलकुलेट करो। अरे सर चुन चुन के हम ऑलरेडी 3 कर चुके हैं, राइट? वो तो चेंज नहीं होने वाला। ये एडिशनल कैपिटल आया है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल पे कोई इसका परिणाम नहीं होने वाला। उसका कॉस्ट जो है वो सेम है, उसके प्रोपोर्शन पे फर्क पड़ेगा पोर्शन पे, लेकिन कॉस्ट जो हमने निकाला इंडिविजुअल कॉस्ट उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? वो भी उन्होंने दिया नहीं है इफेक्ट इसलिए। हाँ नहीं तो वो दे सकते हैं कि भाई एडिशनल कैपिटल रेज किया, उसके वजह से इक्विटी शेयर्स के प्राइस में इतना फर्क पड़ गया, ये चेंज हुआ, ये फर्क, तो उसका इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमें क्या पता है कि भाई ओरिजिनल जो था 3 सोर्सेस उसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज है। नया वाला टर्म लोन लिया, बस उसमें एडिशनल कैपिटल 12% के हिसाब से 5 लाख रुपए आ रहा है। डन। तो इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चुन चुन के 4 हो जाएंगे ना, फिर 3 तो एज इट इज, चौथा आ जाएगा, तो वेटेड एवरेज निकल सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट टर्म लोन। सो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन पार्ट बी या फिर सब क्वेश्चन 2 आपके हिसाब से। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। बच्चों मेरा सिंपल सा सवाल, अगर हमने टर्म लोन लिया उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट।
राइट ना, हर चीज की एक कीमत होती है। शेयर्स यूज करो तो उसकी कीमत डिविडेंड है, लोन ले रहे हो तो उसकी कीमत इंटरेस्ट है। तो बच्चों इसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट अगर हम पे करेंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट हम एक्सपेंस में दिखाएंगे, और क्योंकि इंटरेस्ट खर्चे में दिखेगा तो इसलिए टैक्स बचेगा। टैक्स कैसे बचेगा वही नहीं समझ रहा सर। देख मेरे भाई, हम एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जब भी हम एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, लिखना नहीं है ऑफकोर्स आपको। सपोज 100 रुपए का मेरा इनकम है और 20 रुपए का खर्चा, मतलब 80 रुपीज का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे 80 रुपीज पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। दिस इन द करंट सिचुएशन। अब मैंने एडिशनल लोन लिया तो मुझे उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट पे करना है तो खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट पे लिखूंगा। अभी प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, जहां पे मुझे 80 रुपए पर टैक्स लगता था अभी सिर्फ 70 रुपए पर टैक्स लग रहा है भाई, मतलब मेरा टैक्स सेव हो रहा है। ठीक है, अब मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूं स्टूडेंट्स। ऐसा मान लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन समझने के लिए, टैक्स का रेट है 50%। पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, 80 का 50%, इतना टैक्स मेरा आ रहा था। क्लियर। अब देखो 70 रुपए प्रॉफिट बचा, उसका 50%, 35 टैक्स आ रहा है, मतलब टैक्स कितना कम हो गया मेरा, 5 रुपए से टैक्स कम हो गया। बच्चों मेरा इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपए, उसका 50% निकालो। मतलब ये जो टैक्स शील्ड और वी कैन से जो टैक्स सेव हुआ वो क्यों, ये इंटरेस्ट की वजह से हुआ। समझ रहे हो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रहता है तो टैक्स सेव हो जाता है। इसलिए फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टी, या फिर डायरेक्ट इसको आर भी लिख सकते थे आप, आर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो यहाँ पे आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, बोले तो 0.12, 12% मतलब तो 12/100, तो इट आ गया 0.12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.5, 0.12 इंटू 0.5, यह आ जाएगा 0.06। क्लियर है, सिंपल शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो 12% का आधा 50% आ गया टैक्स कट के। क्लियर। तो अभी हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो टेबल को करेंगे कॉपी पेस्ट। चलो फटाफट से टेबल ड्रॉ करो फिर से। फर्क क्या पड़ेगा भाई, पिछली बार 3 सोर्सेस थे, इस बार 4 सोर्सेस है। लगे तो इसको नाम दे देंगे रिवाइज्ड कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिवाइज बोलो, अपडेटेड बोलो। सोर्सेस ऑफ फंड, अभी सोर्सेस में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और टर्म लोन। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और टर्म लोन। ये डिफरेंट 4 सोर्सेस डन। अब बात करते हैं अमाउंट की, 523, ये तो था ही 5, 2, 3 लाख, और ये जो नया टर्म लोन लिया है इट इज फॉर 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए, 5235। टोटल
total comes to 15 lakh. नाउ प्रपोर्शन कैसे निकल रहा है वापस एक बार याद देता हूँ. इंडिविजुअल आइटम ले लो डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लैक्स. यस भाई बोलो. 0.333333. यस 0.33 आ रहा है टोटल वेट. प्रेफरेंस शेयर्स का पूर्वी, प्रेफरेंस शेयर्स का वेट बताओ. 2 लाख डिवाइड बाय 15 लैक्स. जीरो पॉइंट 133. देन प्रणव भाई, चलो हिमांशु आप बता दो. 0.2. नेक्स्ट 0.34. 1 टोटल आने के लिए क्या? नहीं ना रे. हाँ बराबर बराबर. टोटल 1 आ जाएगा. 3-4 ले लो उसका. प्रोपोर्शन का टोटल 1 आना चाहिए किधर तो भी पॉइंट में ज्यादा ले लो, चिंता मत करो इतना. कॉस्ट, कॉस्ट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है. एक सबसे पहले के ई 0.138. रेफरेंस शेयर 0.09. डिवेंचर का कॉस्ट 0.05. लास्ट कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 0.06. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए वेट इनटू कॉस्ट बोले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट. सो वेट है 0.33 इंटू 0.138. 0.33 into 0.138. It comes to 0.4554. 0.4554. 0.0117. बहुत फर्क है रे भाई दोनों में. 0.1 है कि 0.01 देख ले. हाँ आंसर बदल जाएगा उससे. 0.02. बच्चों ये बहुत संभाल के, 0 बहुत संभाल के. यहाँ पे मिस्टेक चांसेस बहुत ज्यादा है. टू 204 है. बढ़िया. 0.4554, 0.0117, 0.01, 0.0204. एक मिनट अनिरुद्ध, आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं. क्या बोल रहे हो आप? टोटल कितना है फाइनली? 0.087 है कि नहीं? पीवी कौन सा नहीं आ रहा है मुझे बताओ. प्रेफरेंस वाला ये क्या? 0.13. जीरो 0.09 की जगह 0.9 ले रहे थे क्या आप? जो भी था हो गया सॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली देयरफॉर वेटेड या नहीं रिवाइज्ड weighted average cost of capital equal to 0.0
8764 बोले तो 8.764% क्या 8.764%। हाँ, एमपी एंड डिविडेंड में चेंज किया है तो लास्ट में ऐसे बोला है। हाँ, अगर वैसे बोला रहेगा डिटेल्स कि अगर मार्केट प्राइस में डिविडेंड में कुछ चेंज रहा तो अकॉर्डिंगली हम अपडेट करेंगे। अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं था ना, पक्का नहीं था ना ये? अरे ये जगह बढ़ा ही नहीं। कैलकुलेट द रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कंपनी असेसमेंट इज दैट it will be in position to increase the dividend from ₹9 per share to 10 per share, but business risk associated with the new financing may bring down the market price from 102 to 96 per share। हाँ, तो इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे फर्क पड़ेगा और ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, मिथ्या फॉर्म में बोल रहा आपको, ऐसा कभी कभी देते दिया तो करने का, फिर भी ध्यान नहीं गया। कर लेते हो चॉप डेटा भी, ठीक है, खड़ा खोड़ा होगा थोड़ा बहुत, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज। रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के ई। फॉर्मूला क्या है के ई का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी D/NP प्लस जी। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इन्होंने दे दिया डिविडेंड जो है वो कम हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा सर, 9 रुपीज से 10 रुपीज, लेकिन मार्केट प्राइस 96 हो जाएगा। डिविडेंड 10, मार्केट प्राइस 96, दैट इज नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं है, 0.05। 10 डिवाइड बाय 96, 0.05, 0.1542। इससे ये लर्निंग लो आप उल्टा, ठीक है, अभी तो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन लर्निंग ये लो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ ही लेना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, 1542। तो अभी इफेक्ट होगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1542, तो वेट भी बदल जाएगा, नहीं मतलब वेट तो सेम रहेगा 0.33, ये 0.050886, 0.050886 प्लस 0.0117 प्लस 0.01 प्लस 0.0204, टोटल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा 0.092986। जीरो पॉइंट 0.92986, दैट इज परसेंटेज में 9.2986 परसेंटेज, 9.2986 परसेंटेज। ये ऑफकोर्स ऊपर चाहिए था, मतलब ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले आता है फिर वेटेड एवरेज आता है। ठीक है, यस, आपने पहले बताया था अनिरुद्ध, और मैंने देख के भी बोला आपको, बाद में बात करते हैं आपके डाउट के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स यही पे होता है क्वेश्चन भी समाप्त। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।